अपनी बात में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आज बात होगी अपने सेहत के बारे में। कहा जाता है जहाँ है तो जहाँ है। हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी माशी सूरत हाल रोज़ बरोज़ बेहतर होती जा रही है। क्या हमारी तिब्बी सहूलियात हमारी मईशत और हमारी आबादी के साथ कदम से कदम मिला पा रही है या नहीं? आज इसी पे हम अपनी बात कर रहे हैं और ये मजलिस आरास्ता कर रहे हैं। हमारे साथ जो इस प्रोग्राम में एज पैनलिस्ट तशरीफ़ रखे हुए हैं उनमें है डॉक्टर रमेश रैना। डॉक्टर साहब को हम एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। अंजलि ओझा सहाफ़ी हैं जो हेल्थ केयर इश्यूज़ लिखती हैं, इन पे बात करती हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर जी.एन. काजी जो वाइस चांसलर है हमदर्द यूनिवर्सिटी के। आप सबका खुशामदीद कहते हैं हम और इस्तकबाल करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमारी जो हेल्थ केयर सेक्टर है, जो हमारी तिब्बी सहूलियात के, उनका क्या हाल है, जो हकाइक है, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो क्या हैं। आइए देखते हैं हमारे हकाइक का मजमुआ। तिब्बी सहूलियात और सेहत से मुत्तलिक बेदारी तकरीबन न होने के बराबर है। अगर बड़े शहरों से बाहर निकला जाए तो मालूम होगा दस्त से 1600 अमवात रोज़ाना होती हैं, जबकि टीबी या तपेदिक से 750 अमवात होती हैं। हमारे यहाँ बेहतरीन मॉल्स बेहतरीन ग़िज़ाई ब्रांडों से मुज़य्यन हैं, तो क्या वजह है कि 51% हिंदुस्तानी कम ग़िज़ायत का शिकार हैं? भारत के 3 साल से कम उम्र के 42% बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं, जो कि अफ्रीका के सहारा इलाके के 28% से काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि भारत की मईशत सन 2001 से 2006 के दरमियान 50% बढ़ी, लेकिन बच्चों में ग़िज़ायत की क़िल्लत की शरह में सिर्फ 1% कमी आई है। इस तरह से भारत उन मुल्कों के पीछे रहा जिनकी शरह निमो भारत जैसी है। हर साल तकरीबन 17,20,000 बच्चे 1 साल की उम्र को पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। 5 साल से कम उम्र और नवजायद बच्चों की शरह अमवात में कमी आई है। भारत में डेंगू बुखार, हेपेटाइटिस, तपेदिक, मलेरिया और नमूनिया जैसी बीमारियां बराबर बढ़ रही हैं, क्योंकि अद्वियात के सिलसिले में इनकी मज़ाहमत बढ़ रही है। सन 2011 में भारत में मुकम्मल तौर अद्वियात से बेअसर तपेदिक की किस्म वजूद में आई। HIV से मुतासरा अफराद के लिहाज से भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। ताहम सन 2012 में अपनी तारीख में पहली बार पोलियो से मुकम्मल तौर पाक था। ये पल्स पोलियो प्रोग्राम की वजह से मुमकिन हुआ, जो 1995-96 में भारत सरकार ने शुरू किया था। जी जनाब, ये था हकाइक का मजमुआ। डॉक्टर काजी साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। आप हमें ये बता दीजिए, जो तिब्बी सहूलियात का सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर जो है, वो क्या अबतरी की हालत में है या एक सक्सेस स्टोरी बनता जा रहा है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कहाँ पे हम फोकस करें। अगर हम अर्बन एरिया को फोकस करें तो काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया है और काफ़ी सहूलियात आपको मेट्रोपोलिस में मिल जाते हैं या बड़े बड़े शहरों में मिल जाते हैं। और कई जगह पे ये देखने को मिलता है कि हम पूरे अमेरिका यूरोप के बराबर पहुंच रहे हैं, जो सहूलियात या टेक्नोलॉजी जो इस वक्त मुहैया हमारे लिए है। लेकिन उसके साथ साथ आप देख लीजिए 70-80% से ज़्यादा लोग तो गाँव में रहते हैं। गाँव में ये सारे कुछ सहूलियात नहीं हैं, चाहे कि गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है ऐसे प्रोग्राम लाने के लिए जिससे हम गाँव में पहुंच पाए, लेकिन ये अवेलेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल गाँव में नहीं। ये एक हकीकत है जिसको हमें उस तरीके से देखना चाहिए और उसका उपाय करना चाहिए कि कैसे अगले 10 साल में 15 साल में हम गाँव में पहुंच पाएंगे ये सहूलियात लेके। ठीक है। अंजलि ओझा, आप हेल्थ केयर इश्यूज़ पे बात करती हैं और लिखती हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि जो हम तरक्की कर रहे हैं, आबादी भी बढ़ रही है, जो बीमारियों का प्रोफाइल है उनमें भी इजाफा होता जा रहा है,
تو کہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم کھڑے ہیں ہیلتھ کیئر سیکٹر میں اس وقت؟ دیکھیے ہندوستان میں ابھی سب سے بڑی پرابلم ہے ہماری جو انفیکشس ڈیزیزز ہیں، جو کہ بہت معمولی تھوڑے سے ساودھانی برتنے سے جنہیں ہم پوری طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں پر کر نہیں پاتے، کیونکہ کہیں پہ بیسک ہائیجین یا جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا. جیسے ابھی ڈائریا کے بارے میں بات کی گئی، ڈائریا سے نپٹنے کا بہت سمپل طریقہ ہے کہ پانی کو کلورینیٹ کیا جائے، کلورین ڈالا جائے پانی میں. بہت مہنگا بھی نہیں ہے، پر اس کے باوجود ہم کسی طرح سے ہم اپنے جو ہمارے گرامین علاقے ہیں، جو گاؤں ہیں، وہاں تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں. یہ سہولیت ہم وہاں پہنچا نہیں پا رہے ہیں. اور حالانکہ نیشنل رورل ہیلتھ مشن سے سدھار ہوا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ سدھار نہیں ہوا ہے، پر کہیں پہ اتنی بڑی آبادی تک پہنچنے کے لیے اور بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ ہیومن ریسورس شاید کم پڑ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، باقی انفیکشس ڈیزیز کی تو بات ہو گئی، مگر جو لائف سٹائل ڈیزیز ہیں جن کا ایک ریلی ایک طوفان سا ہمارے سامنے کھڑا ہے، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، کینسرز اور باقی چیزیں، جو ایفلنس آ گیا، جو پیسہ آ گیا، جو فراوانی آ گئی ہر چیز کی، ایز ڈاکٹر ہمیں بتا دیجئے کہ کیا سچویشن ہے لائف سٹائل جو ڈیزیز ہیں؟ لائف سٹائل ڈیزیز جو ہے بہت آگے چل رہی ہے. جو ہم آج 10 سال پہلے سینیریو دیکھ رہے تھے، آج وہ سینیریو اویلیبل نہیں ہے. سب سے پہلا پرائمری ہیلتھ کیئر، کیونکہ جو میڈیکل سسٹم ایوالو ہو رہا ہے، ایولیوشن جس میں آ رہا ہے، اس میں ہائی اینڈ ہاسپٹلز کا ہم نے زیادہ فوکس کیا ہے. اور اس سے کیا ہوا ہے، جو پرائمری کیئر، سیکنڈری کیئر اینڈ ٹرشری کیئر پیچھے رہ گیا ہے. ود دی ریزلٹ واٹ ہیپنز از کہ جو یہ لائف سٹائل ڈیزیز کامنلی ایٹ اے پرائمری لیول ڈیل ہو سکتی تھی، اس کو ہائی اینڈ ہاسپٹلز میں جانا پڑتا ہے، جہاں پر کاسٹ فیکٹر بھی آتا ہے، جہاں پر ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہے، اور جہاں پر وہ سارے ایشوز آ جاتے ہیں جو ایک کامن مین کے پہنچ سے باہر ہے. ہم ایک تجزیہ آپ کو دکھاتے ہیں، ایک انالیسس دکھاتے ہیں کہ جو ہماری حقیقت ہے اس کی کیا وجوہات ہیں. آپ دیکھتے ہیں تجزیہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کا. طبی سہولیات شعبے کی ترقی کا ایک سبب بھارت کی کثیر آبادی ہے، جو کہ فی الوقت 1 ارب 10 کروڑ ہے اور 2% سالانہ شرح کے ساتھ بڑھ رہی ہے. دوسری وجہ کئی بیماریوں کے پھیلاؤ میں اضافہ ہے. بھارت روایتی طور پر ایک دیہی زرعی معیشت رہا ہے. تقریباً 3/4 آبادی اب بھی دیہی علاقوں میں رہتی ہے. حال کے عدد و شمار کے مطابق لگ بھگ 27.5% ہندوستانی غریبی کی قومی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہے تھے. تقریباً 30 کروڑ ہندوستانی $1 سے کم یومیہ آمدنی پر گزارا کرتے ہیں. 50% سے زیادہ بچے غذائی قلت کا شکار ہیں. چھوت چھات والی بیماریوں سے لڑنے کے علاوہ بھارت کو کئی بیماریوں کے ظہور جیسے ایڈز اور خوراک و پانی سے پیدا ہونے والے امراض کا سامنا بھی ہے. اور جو بھارت کے لوگ فراوانی کی زندگی گزاریں گے اور غیر صحت مندانہ مغربی غذاؤں کو اپنائیں گے، جن میں چینی اور چربی کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، طرز زندگی سے متعلق بیماریاں جیسے بلڈ پریشر، کینسر اور ذیابیطس میں اضافہ ہوتا جائے گا. بھارت میں طبی سہولیات کا ڈھانچہ معیشت کی ترقی سے قدم سے قدم نہیں ملا پایا. تعمیری ڈھانچہ آج کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. ماضی قریب تک بھارت کے 15,393 اسپتالوں میں سے 2/3 سرکاری تھے. برسوں کی قلیل رقومات کی فراہمی سے اکثر سرکاری طبی مراکز صرف بنیادی علاج و معالجے تک محدود رہ گئے ہیں، کچھ کو چھوڑ کر، جیسے ایمز یعنی آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز. سرکاری طبی مراکز ناقص اور غیر منظم ہیں اور ان کے پاس بے احتیاطی سے رکھا گیا طبی ساز و سامان ہے. ڈاکٹر قاضی صاحب، خستہ حال تعمیری ڈھانچہ اور جو ہمارا مین پاور ہے اس میں پروفیشنل ٹریننگ کی کمی، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا وجوہات ہیں کہ ہمارا طبی سیکٹر جو ہے اس حالت پہ ہے؟ نہیں، ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہیومن ریسورس کا. جو
ہاسپٹل سسٹم یا میڈیکل سسٹم کو جو چلانے کے لیے درکار ہوتا ہے اس میں ہماری کمی ہے. ابھی ہمارے پاس ڈاکٹروں کی کمی ہے اور نرسز کی کمی ہے, پیرامیڈکس کی کمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ پہ ہی ہم یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ہم نے اگر کچھ مثالیں دے دی ہیں گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز کی یا ہاسپٹلز کی, دیٹ کی ناٹ کیٹر ٹو ایوری بڈی. تو اس میں ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو لانا پڑے گا, ان کو اس نگاہ سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ سوسائٹی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گاؤں پہ فوکس کرنا, آئی ول اگین سے دس, گاؤں پہ فوکس کرنا. جو بھی ہمارا MBBS کر کے بچہ اس وقت نکل آتا ہے کالج سے, وہ گاؤں میں نہیں جاتا ہے, وہ بیکار بھی رہتا ہے لیکن شہر میں ہی بیٹھ جاتا ہے. تو اس کو کیسے ہم اس کو گاؤں تک لے چلیں اور کیسے یہ کمپلسری بنائے کہ وہ چلا جائے گا وہاں پہ. انجلی اوجھا, آپ کور کرتی ہیں ان چیزوں کو. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ عوامی بیداری میں کمی ہے, اویئرنیس نہیں ہے, یا بنیادی ڈھانچہ جو ہے اس میں کمزوری ہے؟ جیسا گاؤں کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے تھے, جیسا سر نے کہا کہ ڈاکٹرز گاؤں میں جانا نہیں چاہتے ہیں, اس کے لیے سرکار نے بہت کچھ کرنے کی بھی کوشش کی. کچھ آئیڈیاز آئے کہ کیوں نہ ہم MBBS سے 1 سال کم پڑھائی کرا کے ایسے ایک ڈاکٹرز کی ایک آرمی تیار کرے جو گاؤں کے لیے ہی اسپیشلی ہوں. پر دین اس کے بعد میں یہ کہا گیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ باقی شہروں کے انسانوں سے کم انسان ہیں جو انہیں آپ کم ٹرین ڈاکٹر دیں گے؟ تو حل وہ نہیں ہے. حل یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ گاؤں لوگوں کو لیوکریٹو نہیں لگتے ہیں ڈاکٹرز کو, وہ گاؤں میں جانا نہیں چاہتے. کہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بیسک فیسلٹیز گاؤں میں ہم دے رہے ہیں شاید اس میں کمی ہے. پھر ایک بار یہ بھی بات ہوئی کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک میڈیکل کالج کھولا جائے اور کچھ ایسا لوکلائز فینومینا ہو کہ جو لوکل ایریا کے لوگ ہیں وہ وہیں پہ پڑھیں اور وہیں پہ اس کے آگے وہاں پہ اپنا کام کریں. تو اس طرح کے آئیڈیاز تو آتے ہیں پر کہیں پہ جا کر کے پولیٹیکل گیلریز میں اٹک جاتے ہیں, کہیں پہ جا کر کے سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں. اور جہاں تک اویئرنیس کی بات ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ لوگ بہت اویئر نہیں ہیں, کیونکہ اگر ہم ابھی بھی دیکھیں تو ان جنرل جو ہندوستان میں ایک عام آدمی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس ایوریج طور پہ ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے سٹیزن سے زیادہ جاتا ہے. رورل راجستھان کا بھی کچھ دن پہلے میں نے ایک فگر پڑھا کہ لگ بھگ 6% لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے, جبکہ ایک رورل یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں رورل ایریا کا فگر تھا 3.5% کے لگ بھگ. ہم مان سکتے ہیں کہ یہاں بیماریاں زیادہ ہیں, شاید اس لیے بھی ہو, لیکن یہاں پہ ایک سب سے بڑی پرابلم ہے کہ جب لوگ بیمار پڑتے ہیں اس کا علاج کا خرچ ان کے اپنے پاکٹ سے جاتا ہے. وہ شہروں کی طرف جاتے ہیں, اگر یہ انہیں لوکلی یہ آپشنز ملے تو شاید اکنامکلی بھی ان کے لیے زیادہ اچھا ہو. ڈاکٹر رمیش رینا, یہ جو پرائمری ہیلتھ کیئر سیکٹر ہے اس تک جو لوگ جاتے ہیں وہاں تک پہنچ پاتے ہیں, رسائی ممکن ہو پاتی ہے, وہاں پر آپ کو صرف بیسک یا بنیادی سہولیت میسر ہے, ویئرز جو ٹرشری کیئر سیکٹر ہے اور سیکنڈری اور پرائیویٹ ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں کافی سہولیات ہیں. آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ جو پرائمری ہیلتھ کیئر سیکٹر ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, جو آپ کہہ رہے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیر از اے ٹوٹل مس میچ بٹوین پرائمری کیئر, سیکنڈری کیئر اینڈ ٹرشری کیئر. جو بیسک فاؤنڈیشن ہے ہیلتھ کیئر سسٹم کا ہے وہ ہے پرائمری ہیلتھ کیئر, کیونکہ پرائمری ہیلتھ کیئر از دا فرسٹ سینٹر جہاں پر آپ ڈیٹیکشن کرتے ہیں. فار ایگزامپل, کوئی آدمی آتا ہے آپ کے پاس, ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ٹیوبرکلوسس. جو ہمارے پاس اویلیبل مینز ہے وہاں پر, اسی اویلیبل مینز کے دائرے میں ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹیوبرکلوسس قرار دیتے ہیں, اور ٹیوبرکلوسس کا ٹریٹ بھی ہم وہیں پر کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی باقی چیزیں ہیں, جو جڑی ہوئی باقی فیسلٹیز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم پرائمری ہیلتھ کیئر اسٹرانگ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں چلیں گے, کیونکہ یہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے, انٹیگریشن میں ہے. جب ہم پرائمری سسٹم پرائمری ہیلتھ کیئر اسٹرانگ کریں گے, یہ سیکنڈری کیئر آپ کا پورا اسٹرانگ ہو جائے گا, یہی اسٹرنگتھ دے گا ٹرشری کیئر کو. بٹ انفارچونیٹلی آج کی ڈیٹ میں جو یہ ہو رہا ہے, ہائی اینڈ ہاسپٹلس اینڈ سپر اسپیشلی ہاسپٹلس کا جو یہ ماحول چل رہا ہے, اس ماحول کے چلتے ہوئے مجھے لگتا ہے جو بیسک ہیلتھ کیئر کی فاؤنڈیشنز ہے وہ کہیں ڈگمگا رہی ہے. ڈاکٹر قاضی صاحب, دوا سازی کی جو صنعت ہے وہ عروج پر ہے اور بھارت کو ایک مارکیٹ ملا ہے دوا سازی کی صنعت میں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا پازیٹیوز ہیں جو ہم اس فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا طبی سیکٹر
स्ट्रांग हो? नहीं, सबसे पहले ये तो मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर को मुबारकबाद दे दूंगा कि उन्होंने हिंदुस्तान को नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन पर लाया है पूरे वर्ल्ड में। और क्वालिटी ऑफ मेडिसिन हमारे एक दो केसेस को छोड़ के अगर हम देखेंगे तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सिस्टम है और बहुत माकूल प्राइस पे दवाइयाँ यहाँ पे मिल जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर तो बहुत अच्छा आगे जा रहा है। और उसके जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में बहुत हाई क्वालिटी का बच्चा निकल आता है, तो आई थिंक उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं इससे हट के ये बताना चाहता हूँ, अभी भी 60% से ज़्यादा लोग हमारे जो है ट्रेडिशनल सिस्टम को इख्तियार करना चाहते हैं। और फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ट्रेडिशनल सिस्टम जैसे आयुर्वेदा, यूनानी सिस्टम, सिद्धा है, ये ऑफिशियल सिस्टम है और इस पे ज़्यादा फोकस नहीं है। और क्योंकि जैसे मैंने कहा 60% से ज़्यादा लोग गाँव में अभी भी अकीदा रखते हैं इन चीज़ों के से, और ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ओल्ड एज डिजीज़ हैं, इस पे काफ़ी हद तक ये इसका साथ हो सकता है और ये इंटीग्रेटिव बन सकता है। लेकिन हमारे जो लोग एलोपैथिक सिस्टम में जाते हैं वो एक दीवार पैदा कर देते हैं, वो ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ बात नहीं करना चाहते हैं, वैसी वर्षा। और गवर्नमेंट ने हालांकि 2 सेक्टर बनाए हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ बात नहीं भी करते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री रूल। क्वालिटी इज अ बिग प्रॉब्लम एज फार एज ट्रेडिशनल मेडिसिन इज कंसर्न, बट देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन दैट। देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस। आई थिंक वी हैव टू कॉम्प्रिहेंसिवली लुक एट ऑल दीज थिंग्स टुगेदर एंड मेक एन इंटीग्रेटिव सिस्टम। ओके, अंजलि ओझा, जो तिब्बी सहूलियात हैं और जो तिब्बी मराकज़ है, उनमें सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट की आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत लगती है? इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखें बहुत कम है, 1% से भी कम है। और अगर हम स्टेट्स का और सेंटर का सारा मिलाएं, जितना भी सरकार की तरफ से जाता है, तो इस जो हमारा अभी प्लान पीरियड चल रहा है 2017 तक, उसके एंड तक 2% से भी कम रहेगा सेंटर और स्टेट का एक्सपेंडिचर मिला के। हमारे यहाँ जो मैक्सिमम जो खर्चा होता है मेडिसिन पे या हेल्थ सेक्टर पे, वो लोगों की अपनी जेब से होता है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, हमने बात किया। और डॉक्टर रमेश रैना साहब, आप हमें ये बता दीजिए कि लोग मांग कर रहे हैं टर्शियरी केयर को स्ट्रांग बनाने की, सानवी निगहदाश्त जो है उसको ज़्यादा मजबूत करने की बात हो रही है, आप कितने इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये बात तो ठीक है कि टर्शियरी केयर बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट दैट। लेकिन मसला ये है कि आप किस लेवल पे इसको स्ट्रांग कर रहे हैं। जब आप टर्शरी लेवल की स्ट्रेंथ देखते हैं तो वो आप मेट्रोपोलिस में देख रहे हैं, लेकिन यही टर्शरी स्ट्रेंथ अगर आप गांव में जाके देखेंगे, उनके पास बेसिक जो प्राइमरी केयर वो अवेलेबल नहीं है। तो जो मैंने बोला था कि इसका मिसमैच है, और वो मिसमैच यहीं पर एविडेंट में आ रहा है जहां हम टर्शरी केयर को बिल्कुल स्ट्रेंथ देते हैं। वो आप दिल्ली में ही देख लीजिए, दिल्ली में कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स इस कदर बढ़ गया है कि एक आम आदमी की उड़ान वहां तक नहीं है। एम्स में जाएगा तो वहां पर क्यू में रहना पड़ता है। अगर एम्स के साथ छोटे छोटे क्लिनिक अटैच हो जाते हैं, दिल्ली रूरल एरियाज़ में एक नेशनल रूरल मिशन का गठन हो जाए जहां पर ये मान के चले कि इसका लिंकेजेस हम बड़े हॉस्पिटल्स के साथ रहे। फॉर एग्जांपल, वी हैव प्लेस ए, एक गांव प्लेस ए है जहां पर आपने एक प्राइमरी केयर एस्टैब्लिश कर दिया और इस प्राइमरी केयर को डायरेक्टली अटैच किया विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एक तो एक आप एक कनेक्टिविटी इंश्योर करते हैं, दूसरा पब्लिक पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं, और तीसरा आप पब्लिक फेथ इंश्योर करते हैं। ये आपका एक नजरिया है, इंटीग्रेटेड तरीकेकार होना चाहिए। हम हर जो आदमी है और हर जो स्पेशलिस्ट है, प्रोफेशनल है, उसका एक अपना नजरिया है और एक विजन है। आपको दिखाते हैं हमारा नया सेगमेंट, विजन का स्टेटमेंट, कि क्या हमारे अहदाफ हों, क्या टारगेट्स होने चाहिए। तिब्बी सियाहत भारत में तिब्बी सहूलियात सेक्टर की तरक्की में अहम रोल अदा कर रही है। भारत के तिब्बी सियाहत के उभरने से मुल्क के आला तालीम याफ्ता, अंग्रेजी जुबान में माहिर तिब्बी अमले, जदीद तरीन प्राइवेट अस्पतालों और तशखीस सहूलियात से मगरबी ममालिक के बाशिंदे वहाँ के बेपनाह तिब्बी अखराजात उठाने के बदले भारत इलाज कराने के लिए आते हैं। भारत आला मियार का इलाज व मुआलजा अमेरिका के मुकाबले में सिर्फ 10% अखराजात पर
फराहम करता है। भारत के सिर्फ 25% तिबी माहिर यानी फिजिशियंस नीम शहरी इलाकों में रहते हैं और फ़कत 3% देही इलाकों में सुकूनत इख्तियार करते हैं। इसके नतीजे में देही इलाके जहां 70 करोड़ आबादी रहती है मुनासिब तिब्बी सहूलियात से महरूम रहते हैं। इसका एक हल टेलीमेडिसिन है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इंटरनेट के जरिए मसाफत से मरीज की तशखीस करना, उस पर नजर रखना और उसका इलाज करना। टेलीमेडिसिन भारत में तेजी से उभरने वाली ट्रेंड है, जिसे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जबरदस्त तरक्की का सहारा हासिल है और जिससे टेलीकॉम अखराजात में काफी कमी आई है। भारत के तिब्बी सहूलियात ढांचे को फैलने और बेहतर बनाने के लिए आने वाले बरसों में काफी ज्यादा प्राइवेट सरमाए की जरूरत है। भारत में फी 10 लाख आबादी के लिए लगभग 860 बिस्तर हैं। ये आलमी औसत का 5वां हिस्सा है, जो 3960 है। अस्पतालों में आइंदा बरसों में 4.5 लाख इजाफी बिस्तरों की जरूरत होगी, जिस पर $25 अरब खर्च होंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका विजन क्या है तिब्बी सेक्टर के सिलसिले में कि क्या होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से ये जो आंकड़े बता दिए ये तो सबको पता है, और इसमें खाली गवर्नमेंट सेक्टर पे हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं। हमारा 12th प्लान में काफ़ी फोकस किया है गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, और ये सारी चीज़ें डिस्कशन काफ़ी हद तक चली। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होगी और सही मानों में होगी, हाँ, अनफॉर्चुनेटली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को उतना अच्छा दर्जा नहीं दिया जाता है इस कंट्री में। लोग हमेशा प्राइवेट सेक्टर को ये समझते हैं कि वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। लोगों को अवेयरनेस की देने की ज़रूरत है, और उसके अलावा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक का माहौल एक पैदा करना पड़ेगा, वो मॉडल चलाना पड़ेगा, और उसकी वजह से जो है, और आस्ता आस्ता वो रूरल एरिया में भी जा सकते हैं। ठीक है। अंजलि आहूजा, आपका विजन क्या है? खास तौर पे बेदारी जो बढ़नी चाहिए अवामी सतह पे, ग्रॉस रूट लेवल्स पे जो एक बेदारी की मुहिम चलाई जाए तो कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो मुझे लगता है जो हमारा पब्लिक एलोकेशन है हेल्थ सेक्टर में, जो सरकार का पैसा लग रहा है उसमें इजाफे की ज़रूरत है, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। और उसके अलावा लोकल लेवल पे, बहुत ग्रास रूट लेवल पे जाने की ज़रूरत है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में काफ़ी कुछ हुआ है, पर उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें हमने आशा बनाई, जैसे हमारे जो ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं जो लोकल लेवल पे, उनमें और ह्यूमन रिसोर्सेज लाने की ज़रूरत है। एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात हुई थी, उनमें से अभी एक भी तैयार नहीं हो पाया है, फंक्शनिंग नहीं है पूरी तरह से। तो इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोकल लेवल पे लोगों को वो सहूलियात मिलें जिसके लिए वो कहीं बिहार के गांव से या कहीं उत्तर प्रदेश से दिल्ली आते हैं, एम्स के बाहर आकर के सड़क पे रहते हैं, ये उन्हें उनके ही इलाके में मिल जाए। रमेश रैना साहब, ज़्यादा तवज्जो जो है वो डिजीज़ पे है, इमराज पे है, सेहत पे बहुत कम तवज्जो दी जाती है। हम डॉक्टर्स और लोग मिल के डिजीज़ को रोकने के लिए क्यों प्रिवेंटिव केयर को तरजीह नहीं दे रहे हैं? ऐसा है कि ये नहीं है कि हम प्रिवेंटिव को तरजीह नहीं देते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक और ऐड जो इन्होंने विजन की बात की, उस विजन पे मैं बात करूंगा जो इससे इंटीग्रेट है, जो इससे लिंक्ड है। मेरी नज़र में जो फ्यूचर विजन होना चाहिए वो होना चाहिए राइट टू गुड हेल्थ। एक एक्ट आना चाहिए पार्लियामेंट में, राइट टू गुड हेल्थ। और राइट टू गुड हेल्थ में ये सारे जो कंपोनेंट्स है, प्राइमरी केयर को लेके, प्रिवेंटिव केयर को लेके, क्योंकि आज की डेट में जब आप डिजीज़ प्रोफाइल देखते हैं तो डिजीज़ प्रोफाइल में कम से कम 70 to 80% ऐसी डिजीज़ है जो प्रिवेंट की जा सकती है, लेकिन वो क्यों नहीं होता है? वो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन उसमें नहीं होना चाहिए।
डॉक्टर एलोन कैनॉट कंट्रीब्यूट जब तक सिविल सोसाइटी का, फॉर एग्जांपल डायरिया की बात हो गई, फॉर एग्जांपल डेंगू की बात हो गई, बेसिक चीज़ है कि पानी एक जगह कलेक्ट हो जाता है मोहल्ले में, वहाँ पर कीड़े उठते हैं, उनसे डिजीज़ आ जाती है। अगर ये सिविल सोसाइटी वहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, ये अपना जो क्लीन करती है, हाइजीनिकली इसको अच्छा बनाती है, तो कम से कम डिजीज़ रेट जो ड्रॉप डाउन हो जाएगा वो अबाउट 40% ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है जब तक सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जब तक सिविल सोसाइटी का अवेयरनेस नहीं होगा, और जब तक सिविल सोसाइटी की फेथ ऑन द सिस्टम नहीं हो जाएगी, तब तक ये चीज़ें नहीं हो जाएगी। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज़, जब तक एक आदमी का राइट टू गुड हेल्थ नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि हम अगले साल भी ऐसे ही डिबेट करते जाएंगे। हम यही उम्मीद करते हैं खुशी के साथ, आपकी मुस्कुराहटों के साथ, कि हमारी सेहत बनी रहे और हम सब जो बीमारियां हैं, जो इमराज हैं, उनसे निजात पाएँ, और ताकि हमारा तिब्बी सेक्टर जो है उस पर लोड भी कम पड़ जाए और हम सब एक प्रिवेंटिव नोशन के तहत प्रिवेंटिव केयर करके अपनी सेहत को बचाएं और डिजीज़ से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें देखा। अपनी बात में अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।